नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर बायर्स गाइड वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको BMW 7 सीरीज के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप भी एक BMW 7 सीरीज लेना चाहते हो ऐसी जो कि 2008 से 2015 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर आई थी। हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो 7 सीरीज बिकी थी वो 730 LD थी। आज की वीडियो के अंदर मैं सिर्फ डीजल वेरिएंट के बारे में बात करूंगा। इसके प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट वर्जन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको और कौन सा इंजन बेस्ट रहेगा। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी 7 सीरीज कैसे देख सकते हो और आपको प्राइसेस भी शेयर करने वाला हूं कि आपको कितने तक की कौन सा वर्जन 7 सीरीज लेनी चाहिए। अगर आप भी अपनी ड्रीम 7 सीरीज खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सीरीज मैंने बताया हर फ्राइडे शाम को 7 बजे आएगी। अगर आप भी बायर्स गाइड कोई ढूंढ रहे हो या कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो और उसके ऊपर हम आगे वीडियो लेकर आएंगे। तो BMW की जो सबसे लग्जरी सेडान आती है वो होती है BMW 7 सीरीज जो 2008 से 2015 तक आई थी। 2016 के अंदर बेसिकली इसका नया वर्जन आ गया था जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बट आज की वीडियो के अंदर हम पुरानी जनरेशन F01 चेसिस को कवर करेंगे। तो ये जो 7 सीरीज है वो सिर्फ लॉन्ग व्हील बेस के अंदर इंडिया के अंदर आई थी। तो 730 LD का मतलब होता है ये 730 डीजल का लॉन्ग व्हील वर्जन है। इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 3210 मिलीमीटर हो सकती है लॉन्ग व्हील वर्जन की, और जो शॉर्ट व्हील बेस होते थे वो 3070 mm की होती थी। बेसिकली जो लॉन्ग व्हील होती है वो रियर में होती है, रियर डोर में स्ट्रेच होती है बॉडी, ताकि रियर पैसेंजर को और लेग रूम मिल सके। इसकी जो हाइट होती है वो अराउंड 1486 मिलीमीटर होती है और जो विड्थ है वो 1902 मिलीमीटर होती है। इस गाड़ी का जो वेट है वो भी बहुत हैवी होता है, अराउंड 2274 किलोग्राम की ये कार होती है। F01 जो 7 सीरीज आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं वो पहली BMW व्हीकल था जिसके अंदर हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन आई थी। इसके अंदर आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, टर्बोचार्ज्ड V12 का भी ऑप्शन था, बट जो आज की वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं वो इनलाइन 6 सिलेंडर होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। प्री फेसलिफ्ट वर्जन के अंदर कुछ इस टाइप का N57 इंजन आता था जिसके अंदर सिंगल टर्बो सेटअप आता था, और दूसरी के अंदर ऐसा ट्विन पावर टर्बो इंजन आता था जिसके अंदर की वेरिएबल जियोमेट्री टर्बोचार्जर्स लगे हुए थे। प्री फेसलिफ्ट वाली जो गाड़ियां हैं जो कि 2008 से लेके 2012 तक आई हैं, जिसके अंदर पुराना N57 इंजन था उसका टर्बो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक सिंगल टर्बो होता है। N57 का जो अपडेटेड वर्जन है 2012 से 2015 तक, उसका टर्बो कुछ ऐसा दिखता है। पुरानी वाली जो N57 इंजन है 2008 से 2012 तक, उसके अंदर अराउंड 240 हॉर्स पावर आती थी और 540 Nm का टॉर्क होता था। जो LCI मॉडल्स हैं 2012 से 2015 तक, उसके अंदर 255 हॉर्स पावर आती है और 560 Nm ऑफ टॉर्क आता है। प्री LCI वाले की टॉप स्पीड होती है 245 किलोमीटर पर आवर। फेस लिफ्ट है या LCI वर्जन है उसकी होती है 250 किलोमीटर पर आवर। BMW 7 सीरीज का एक हाई सिक्योरिटी वर्जन आता है जो 760 Li में आता है, जिसके अंदर बुलेट प्रूफ ग्लास होते हैं और बॉम्ब प्रूफ होती है जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांसमिशन पर। ट्रांसमिशन के अंदर मेजर अपडेट आया था LCI और प्री LCI वाली गाड़ियों के अंदर। तो जो प्री LCI वाली गाड़ियां हैं 2008 से 2012 तक, उसके अंदर आपको पुराना ट्रांसमिशन मिलता था जो कि 6 स्पीड होता है, ZF का 6 स्पीड ट्रांसमिशन। बट 2012 के बाद इसके अंदर अपडेटेड वर्जन आ गया था ZF का 8 स्पीड जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है। तो अगर आपको गाड़ी को लॉन्गर जर्नी पर लेकर जाना है और गाड़ी को लंबा रखना है तो आई वुड रेकमेंड आप फेस लिफ्ट वाली गाड़ी लो 2012 के बाद। वो बहुत रिलायबल और उसके अंदर 8 गियर है, वो आपको एवरेज भी अच्छी देता है और जो गाड़ी है उसके जो गियर शिफ्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है। ZF का अगर 8 HP आप लेते हो तो उसके गियर शिफ्ट बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कब शिफ्ट कर रही है। ZF का जो 6 स्पीड गियर बॉक्स है वो भी अच्छा गियर बॉक्स है, बट उसके गियर शिफ्टिंग कहीं ना कहीं हमको पता लगते हैं जब वो गाड़ी शिफ्ट कर रही होती है। दोनों ही ट्रांसमिशन के अंदर कंपनी क्लेम करती है कि लाइफ टाइम का ऑयल डला हुआ है। यहाँ पर जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ वो है ZF 6 स्पीड की। इसके ऊपर लिखा होता है ट्रांसमिशन सील्ड फॉर लाइफ टाइम होता है, बट 5 साल के बाद या फिर 80-90,000 किलोमीटर के बाद इसके जो ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो खराब होने लगता है या फिर जो उसकी लुब्रिकेशन पावर है वो कम होने लगती है। उसकी वजह से जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ऑयल इसके अंदर डलता है ऐसा, वो कुछ ऐसा निकलता है। फिर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर है और एक बिल्कुल ब्लैक है जैसे हमारा इंजन ऑयल होता है। ट्रांसमिशन की सर्विस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो 6 स्पीड हो चाहे वो 8 स्पीड हो। दोनों ही केस के अंदर आपको इसके ट्रांसमिशन फिल्टर भी चेंज करने होते हैं और ट्रांसमिशन का ऑयल भी चेंज करना होता है। अगर
अगर हम ट्रांसमिशन की सर्विस नहीं करते हैं टाइम टू टाइम तो ट्रांसमिशन गियर स्लिप करने लगेगा। उसके बाद भी अगर आप गाड़ी को चलाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गाड़ी ड्राइव में जाएगी ही नहीं। और अगर आप 7 सीरीज ले रहे हो और बाय चांस उसका ट्रांसमिशन खराब हो जाता है और आप कहीं रोड पर खड़े हो तो उसको आप न्यूट्रल कर गाड़ी को टो भी नहीं कर सकते हो। और BMW 7 सीरीज या 5 सीरीज जिसके अंदर इस टाइप का गियर सिलेक्टर है, उसको न्यूट्रल करने के लिए आपको गाड़ी के नीचे जाना पड़ेगा, शील्ड्स को निकालना पड़ेगा और उसके नीचे ट्रांसमिशन पर साइड पर ऐसा नट दिखता है, उसको अगर हम पूरा टाइट कर देंगे तो हमारा ट्रांसमिशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है सिर्फ इस 7 सीरीज को टो करना, बट मैं आपको इस बात से डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट यही बता रहा हूँ कि ट्रांसमिशन की सर्विस करना क्यों जरूरी है इन गाड़ियों में। ट्रांसमिशन सर्विस का कॉस्ट 25 से 30 हजार तक का आ सकता है, जिसके अंदर की 20 से 25 हजार का तो सामान ही आता है, ऊपर जो लेबर लेगा वो अलग है। ट्रांसमिशन को फिल करने का भी एक तरीका होता है जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, ZF 8 स्पीड पर भी और ZF 6 स्पीड पर भी। इस गाड़ी के अंदर कम से कम 2 या 3 बार आपको ट्रांसमिशन फ्लूइड डालना पड़ता है और गाड़ी को ऑन करके डालना पड़ता है। तो उसको भी आप देख सकते हो, मैं उसको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जितनी भी वीडियो आज मैं रेफरेंस के अंदर ले रहा हूँ, तो आप बाद में उसको चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो के बाद। ZF का जो 8 स्पीड ट्रांसमिशन है, ZF के जो ऑयल पैन होते हैं और फिल्टर होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं और गैस्केट भी उसी के अंदर इनबिल्ट होती है। अगर आपका ट्रांसमिशन पैन लीक कर रहा है, ट्रांसमिशन सर्विस भी करनी है आपको, तो सिर्फ ये पैन, फिल्टर और गैस्केट एक यूनिट आपको लेनी पड़ेगी, जो कि अराउंड 15,000 तक की आपको आ सकती है। ओरिजिनल ZF का ट्रांसमिशन पैन ही लेना इसका। तो जो ट्रांसमिशन की लीक है वो भी खत्म हो जाएगी ट्रांसमिशन सर्विस के बाद। ट्रांसमिशन ऑयल इस गाड़ी के अंदर ZF 6 स्पीड डालोगे या फिर ZF 8 स्पीड डालोगे। ZF 6 स्पीड के लिए इसके अंदर ऑयल डलता है ZF 6 नंबर, जो 8 स्पीड गियर बॉक्स है उसके लिए ZF 8 डलता है। ओरिजिनल ZF के ऑयल ही इसके अंदर यूज करना, क्योंकि अगर आप BMW से पूछोगे या फिर उनकी वेबसाइट पे देखोगे तो ट्रांसमिशन को कभी भी रिप्लेस करना बताया नहीं जाता, दिस इज सील्ड फॉर लाइफ बताते हैं। बट अगर आप ZF की वेबसाइट पर जाओगे जिसका ये ट्रांसमिशन है, वो कहते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन सर्विस करना जरूरी है। तो दिमाग तो यही कहता है ना। सपोज करो मैंने एक पार्ट बनाया और एक किसी कंपनी को दे दिया, मैं तो उसको कहता हूँ कि इतने इंटरवल पर इसको सर्विस चाहिए, बट आप कहते हो नहीं चाहिए। तो आपके ऊपर है कि किसकी बात माननी है, BMW की माननी है, ZF की माननी है। मेरा पर्सनली कोई हेट नहीं है BMW के ऊपर, क्योंकि मैं उनका बहुत पुराना यूजर हूँ और मेरे को सबसे अच्छी BMW ही लगती है, चाहे मैंने कोई भी गाड़ी चलाई हो या रखी हो। बट मेरा ये मानना है कि जितने भी ऑयल है उसकी एक लाइफ होती है, कोई भी चीज लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकती। तो मैंने जितना टाइम इंटरवल देखा है वो हो सकता है 5 साल या फिर 80 to 90,000 किलोमीटर। अगर इस क्राइटेरिया में आपको कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं है कि इसका ट्रांसमिशन सर्विस हुआ है, तो सबसे पहले इस गाड़ी की ट्रांसमिशन की सर्विस करो आप। ZF 6 स्पीड की जो ट्रांसमिशन सर्विस है उसकी वीडियो यहाँ पर है, और जो ZF के 8 स्पीड की ट्रांसमिशन की सर्विस है वो यहाँ पर है। इसके अलावा इस ट्रांसमिशन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। ट्रांसमिशन का जो गियर सिलेक्टर होता है उसके जस्ट आगे कप होल्डर होते हैं, तो अगर बाय चांस कोई कॉफी लिक्विड अगर इस गियर सिलेक्टर के अंदर गिर जाता है तो ये खराब हो सकता है, बट इसको रिप्लेस करना भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। मतलब अगर ये खराब हो भी गया बाय चांस तो इसको बहुत इजीली रिप्लेस कर सकते हैं हम। तो आखिरी बात बता देता हूँ ट्रांसमिशन के बारे में। क्या होता है कि ये जो ZF के ट्रांसमिशन है, ये जैसे आप गाड़ी को यूज करते हो उसी हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, या उस हिसाब से जो आपका ड्राइविंग स्टाइल है उसकी मेमोरी सेव कर लेते हैं अपने TCM के अंदर, जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल होता है। तो अगर आपने जब गाड़ी ली है या जो फर्स्ट ओनर है उन्होंने कभी भी गाड़ी का पूरा पंजा दिया ही नहीं, गाड़ी को 50, 60, 70, 80 ऐसे चलाया है, और अगर आप वो गाड़ी लेते हो और उसको पूरा फ्लोर करके चलाते हो और गाड़ी एकदम से गियर नहीं बदलती, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत है। ट्रांसमिशन को रीसेट करना पड़ता है ऐसे केस के अंदर। अगर आपको ट्रांसमिशन बहुत स्लगिश फील हो रहा है ट्रांसमिशन सर्विस के बाद भी, तो आप ट्रांसमिशन को रीसेट कर सकते हो या इसकी अडेप्टेशंस को रीसेट कर सकते हो, या BMW के सॉफ्टवेयर के साथ भी कर सकते हो या फिर प्रोफेशनल स्कैनर से भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो आई वुड रेकमेंड आप किसी शॉप वाले पर जाकर रीसेट करवा लो। वैसे तो इसके अंदर ज्यादा कोई काम नहीं होता है, आजकल जैसे लोग चार्ज कर रहे हैं 5-10 हजार, कोई नॉर्मल अगर चार्ज करे तो इससे ज्यादा उनको मत देना। ट्रांसमिशन के बाद अब आ जाते हैं BMW 7 सीरीज के सस्पेंशन पर। BMW 7 सीरीज के अंदर आपको आगे हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं विद एन इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर, और आपको रियर के अंदर एयर सस्पेंशन मिलते हैं जो कि बहुत ही कंफर्टेबल राइड देते हैं रियर पैसेंजर्स को। तो BMW के जो आगे वाला सस्पेंशन होता है उसके अंदर नीचे 2 कंट्रोल आर्म होते हैं, एक लिंक रोड होती है, स्टीयरिंग के टाई एंड होते हैं, एक अपर कंट्रोल आर्म होता है और शॉकर स्प्रिंग का सेटअप होता है ऐसा। तो प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील मिलता है या स्टीयरिंग रैक मिलता है, और फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों के अंदर इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था EPS स्टीयरिंग के साथ, जो कि होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। इसके अंदर सिर्फ एक स्टीयरिंग रैक होता है ऐसा, और उसके अंदर एक मोटर होती है और एक बेल्ट होती है जिसके थ्रू ये स्टीयरिंग रैक काम करता है। कोई ऑयल लीक का खतरा नहीं
होता, कुछ नहीं होता। प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों के अंदर जो स्टीयरिंग रैक के अंदर दिक्कत आ सकती है वो हो सकता है इसका पावर स्टीयरिंग का पंप खराब हो जाए। पंप से जो लाइनें जा रही हैं ऑयल लाइन हमारे स्टीयरिंग रैक तक, वो भी लीक कर सकती हैं। स्टीयरिंग रैक लीक कर सकता है। इस स्टीयरिंग सिस्टम के अंदर एक स्पेशल ऑयल डलता है CHF का, ऐसा कुछ दिखता है वो, जो कि बहुत महंगा आता है। तो लोग ज्यादातर उसको रिप्लेस नहीं करते या उसको फिर सस्ते ऑयल के साथ रिप्लेस कर देते हैं। उसकी वजह से पंप खराब हो जाता है, स्टीयरिंग रैक भी खराब हो जाता है। और अगर ऑयल चेंज नहीं करते हैं तो गंदा इतना हो जाता है कि उसके बाद भी स्टीयरिंग रैक के अंदर दिक्कत आ सकती है। अगर आप प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियां ले रहे हो या आपके पास ऑलरेडी है तो स्टीयरिंग का ऑयल रेजर्वायर खोलो। अगर वो ऑयल बिल्कुल ब्लैक हो चुका है तो उसको इमीडिएटली फ्लश करो, रिप्लेस करो, क्योंकि इसके अंदर ऑयल होता है और लूप होता है लाइनों का, तो लीक्स बहुत जगह से हो सकती है। ये सारी चीजें फिक्स कर दी थी LCI वाले मॉडल के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आ गया था। उस पावर स्टीयरिंग की अपनी कुछ ज्यादा दिक्कतें हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की जो जगह है वो हमारे गाड़ी का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। मतलब अगर गाड़ी थोड़े से भी पानी से गुजरती है तो सबसे पहले जो पानी लगेगा जिस पार्ट के ऊपर वो होता है स्टीयरिंग रैक। स्टीयरिंग रैक के नीचे ऐसी एल्यूमिनियम की शील्ड दी होती है, बट पानी तो आ ही जाता है। स्टीयरिंग रैक कंपनी से वैसे वाटर टाइट सील्ड होते हैं, बट पुराने होने की वजह से वो सील तो कमजोर हो ही जाती है। बट क्या है कि जो हमारे टाई एंड के बूट होते हैं इस टाइप के, वो फट जाते हैं और उसकी वजह से जो स्टीयरिंग है उसके अंदर पानी आ जाता है या मॉइस्चर आ जाता है। इसी के थ्रू मिट्टी भी इसके अंदर आ सकती है। तो ऐसा अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर होता रहेगा तो स्टीयरिंग जो है वो अंदर से रस्ट खाना स्टार्ट हो जाएगा और आपको स्टीयरिंग के इश्यूज आ सकते हैं। स्टीयरिंग अपने आप मूव भी हो सकता है, जैसे इस ऑडी के अंदर हो रहा है, इसके अंदर भी ऐसा ही टाइप का पावर स्टीयरिंग होता है, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग अपने आप घूम सकता है, कुछ भी वियर्ड चीजें कर सकता है, क्योंकि जो स्टीयरिंग के अंदर मॉइस्चर आने की वजह से स्टीयरिंग के वेरियस पार्ट्स के अंदर रस्ट आ गया है और वो फ्रीक आउट हो रहा है। ज्यादा पानी में सबमर्ज होने की वजह से वो स्टीयरिंग रैक बिल्कुल डेड हो सकता है। डेड होने पर जो मोटर होती है स्टीयरिंग रैक की, जो कि इस टाइप की दिखती है, उसके अंदर पानी जाने की वजह से वो बिल्कुल खराब हो जाती है और फिर आपको आपकी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। ये स्टीयरिंग इतना ज्यादा टाइट हो जाता है कि नॉर्मल जिसके अंदर पावर स्टीयरिंग नहीं होता गाड़ियों में, उससे भी ज्यादा टाइट हो जाता है। ये ऐसा कुछ हो गया और आपको पता है कि स्टीयरिंग रैक बिल्कुल डेड है, इसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो एक आइडिया देता हूँ मैं आपको, अगर आप कहीं बाहर फैमिली के साथ हो और ऐसा कुछ हो गया है और आप चाहते हो कि आप बस घर पर पहुंच जाओ, तो स्टीयरिंग की मोटर ऐसे बाहर निकालने के बाद आपको एक इस टाइप की बेल्ट दिखेगी। अगर आप उस बेल्ट को काट देते हो या उसको वहां से निकाल देते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है वो निकलती नहीं है तो आपको काटनी ही पड़ती है। काटने के बाद क्या होगा कि ये जो स्टीयरिंग है वो मैनुअल हो जाएगा। मतलब जैसे किसी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग बिल्कुल नॉर्मल आता है, ये वैसा हो जाएगा। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक मोटर टेंशन बनाई हुई है वो नहीं रहेगी और ऐसे फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पर आराम से पहुंच सकते हो। ऐसा मैंने एक बार किया था बहुत साल पहले। मेरे स्टीयरिंग रैक के अंदर पानी चला गया था। वो हालांकि हुआ इसलिए था कि मैंने जो स्टीयरिंग रैक है उसके बुश रिप्लेस किए थे। स्टीयरिंग रैक के अंदर 2 बुश होते हैं बड़े बड़े, वो विद टाइम के बाद खराब हो जाते हैं और वो नॉकिंग साउंड देने लगते हैं। फिर तो उसके अंदर आपके स्टीयरिंग रैक को बाहर निकाल कर रिमूव करना पड़ता है और इन बुशों को रिप्लेस करना पड़ता है। 2018 के अंदर मेरे को ये बुश अराउंड 12,000 के दिए थे। आजकल शायद 5-7 हजार के हो गए होंगे। खराद वाले भी अपने पैसे लेता है तो मतलब मोटा मोटा 10,000 तो मान के चलो, और जो लेबर वर्कशॉप वाला लेगा वो अलग से। कोई अगर आपका यार दोस्त भी काम कर रहा है गाड़ी पर तो भी 15,000 तो वो लेगा ही, 4-5 हजार तो लेबर लेगा इस काम का। स्टीयरिंग के बाद आ जाते हैं इसके सस्पेंशन पर वापस। तो इस गाड़ी के अंदर 10 साल के बाद जब आप सस्पेंशन का काम करवाने जाओगे तो जैसे हमारी नॉर्मल गाड़ी के अंदर क्या होता है, बॉल जॉइंट खराब हो जाते हैं, बॉल जॉइंट डल जाते हैं, बुश खराब हो जाते हैं, बुश डल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको बुश तो मिल जाएंगे ओरिजिनल लैम्फोर्डर के, जो कि एक OEM सप्लायर है BMW का, क्योंकि इसके जो कंट्रोल आर्म्स है वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं। उसके साथ अगर आप छेड़खानी करोगे तो वो इजीली बेंड हो सकता है और उसके बाद आपको गाड़ी के अंदर और भी खराब राइड देखने को मिलेगी। तो जब भी बॉल जॉइंट खराब होते हैं, जो बहुत ही कॉमन है क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा वेट है, तो लोअर कंट्रोल आर्म सबसे ज्यादा खराब होते हैं इस गाड़ी में। लोअर कंट्रोल आर्म का सेट आपको 45,000 का मिलता है ओरिजिनल। उसके बाद अपर कंट्रोल आर्म का 20 से 25,000 तक। जो शॉकर है इलेक्ट्रिक डैम्पर वाले जिसके अंदर सेंसर लगा होता है, 45 से 65 तक के मिलते हैं पेयर ओरिजिनल। लिंक रोड आपको 6 से 7 हजार की मिलती है ओरिजिनल। 15,000 के टायर रोड के एंड मिल सकते हैं ओरिजिनल। शॉकर जब रिप्लेस करते हो तो शॉकर के माउंट आते हैं पेयर में 6-7 हजार के। शॉकर के अंदर जो एक रबर का फोम का टुकड़ा होता है और उसका जो डस्ट कवर होता है वो भी 3, 3.5, 4 हजार तक का आ सकता है। इस सबको कैलकुलेट करोगे तो 1.5 लाख के आसपास का बिल बैठता है, जो कि सिर्फ फ्रंट सस्पेंशन के बारे में है। इसके अंदर जंपिंग रोड के बुश रह गए 6 से 10 हजार रुपए के, वो भी मान लो। सिर्फ ये फ्रंट सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसको करवाने के बाद जो रियर के अंदर एयर सस्पेंशन है उसके बारे में मैंने अभी तक बात ही नहीं की है। रियर के जो एयर सस्पेंशन है उसके लिए 2 एयर शॉकर होते हैं ऐसे, एक एयर कंप्रेसर का पंप होता है, एक उसका टैंक होता है और 2 लाइनें आ रही होती है वेल्व ब्लॉक के थ्रू। तो जब एक एयर सस्पेंशन का शॉकर खराब होता है तो गाड़ी बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी और उसके बाद फिर गाड़ी को आप ढंग से ड्राइव नहीं कर पाओगे। BMW
BMW के जो ओरिजिनल शॉकर अगर आप कंपनी से लेते हो तो वो 1,40,000 या 1,30,000 कुछ का है। 3 लाख रुपए का सस्पेंशन हो गया सिर्फ शॉकर पीछे के। अगर आप बाहर से भी लेते हो आफ्टर मार्केट चाइनीज में भी चले जाओ, बिल्कुल ताइवान क्वालिटी में, जब भी 40-45,000 रुपए का आपको एक साइड का शॉकर मिलेगा। मैं चाइनीज या ताइवान पार्ट्स इन जर्मन कार्स के ऊपर बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि वो ज्यादा चलते नहीं है, बट फिर भी काफी लोग लगाते हैं पैसे बचाने के चक्कर में। तो सिर्फ सस्पेंशन में देख सकते हो कितना ज्यादा खर्चा हो सकता है कि फ्लैगशिप वाली गाड़ी के अंदर। जो गाड़ी अगर आप आज 10 लाख के अंडर ले रहे हो वो किसी टाइम पर करोड़ प्लस की थी। उस हिसाब से अगर आप रेट देखोगे तो ज्यादा नहीं है, बट हाँ 10 लाख के हिसाब से देखोगे तो रेट ज्यादा है। तो जो सस्पेंशन का मैंने अभी सामान बताया है वो आपको ज्यादा महंगा नहीं लगेगा, बट अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ और 3-4 लाख का मेरे को सस्पेंशन का काम कराना पड़ रहा है तो मुझे वो महंगा लग सकता है। तो बेशक ये गाड़ियां सस्ती हुई हैं बट इनके जो पार्ट्स हैं वो अभी भी बहुत महंगे हैं। सस्पेंशन के बाद अब आ जाते हैं ब्रेक्स पर। इस गाड़ी के अंदर आपको आगे पीछे दोनों साइड पर ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। फ्रंट लेफ्ट और रियर राइट के अंदर आपको ब्रेक पैड सेंसर भी मिलेगा, जो कि ब्रेक पैड जब लो होगा आपको गाड़ी के अंदर ब्रेक सिस्टम का एरर आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आगे वाले या पीछे वाले ब्रेक पैड अब चेंज होने हैं। अगर आप एक 10 साल पुरानी 7 सीरीज देख रहे हो और वो ओरिजिनल रोटर्स पर है तो वो भी आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है, डिस्क प्लेट होती है हमारी स्टील की और ब्रेक पैड के जो फ्रिक्शन मटेरियल की वजह से वो विद टाइम घिसती रहती है और ऐसे लिप बना लेती है। और उसके बाद क्या करते हैं लोग, इसको रीसरफेस कराते हैं जिसके अंदर इसकी थिकनेस कम हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा थिकनेस कम होगी तो वो जो ब्रेक रोटर है वो स्पीड पर टूट सकते हैं और जिसके अंदर आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपके ब्रेक रोटर की थिकनेस इतनी कम हो चुकी है तो उसको बिल्कुल ड्राइव मत करो। ब्रेक रोटर और पैड दोनों एक साथ चेंज करवाओ। आगे के ब्रेक पैड, पीछे के ब्रेक पैड, आगे के रोटर, पीछे के रोटर अगर मैं चेंज करवाऊं, नॉर्मल जर्मन ब्रांड लूं कोई अच्छी क्वालिटी का, तो 60,000 तक का मुझे खर्चा आ सकता है, जिसके अंदर ब्रेक पैड, रोटर, ब्रेक पैड सेंसर ये सारे होंगे। जब आप ब्रेक्स का काम कर रहे हो तो इसका ब्रेक फ्लूइड भी चेंज कर लेना, क्योंकि पुराना होने की वजह से जो ब्रेक फ्लूइड है वो एसिडिक हो जाता है और वो आपके ब्रेक सिस्टम को खराब कर सकता है। ये है पुराना ब्रेक ऑयल जो कि बिल्कुल येलो हो चुका है और ये है नया ब्रेक ऑयल। दोनों के अंदर डिफरेंस इसलिए है कि जो पुराने वाला ऑयल है उसके अंदर मॉइस्चर आ गया है और वो जहां जहां जाएगा वो रस्ट कर सकता है। नया ऑयल है वो अच्छे से लुब्रिकेशन बनाएगा और आपके ब्रेक सिस्टम को और आपके ABS मॉड्यूल को, जो कि बहुत महंगा होता है, बचा के रख सकता है। ABS का मॉड्यूल लाख रुपए तक का भी देखा है मैंने लोगों को खरीदते हुए। तो ABS मॉड्यूल को अगर आप खराब नहीं करना चाहते हो तो ब्रेक फ्लूइड को फ्लश करो। ब्रेक फ्लूइड को कैसे फ्लश करते हैं नॉर्मली मैं आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। और BMW 7 सीरीज के अंदर आप .4 का ब्रेक फ्लूइड यूज कर सकते हो। ब्रेक्स के बाद अब आ जाते हैं इसके इंजन पर। N57 प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट के अंदर दोनों में मेन दिक्कत आती है टाइमिंग चेन की। ये दोनों ही इनलाइन 6 सिलेंडर होते हैं 3000 सीसी वाले। इनलाइन 6 सिलेंडर का मतलब होता है कि 6 सिलेंडर बिल्कुल स्ट्रेट है। V6 होता है जिसके अंदर 3 सिलेंडर एक साइड होते हैं, 3 सिलेंडर दूसरी साइड होते हैं। काफी ज्यादा लोगों को लगता है कि ये भी एक V6 है, बट जो BMW के अंदर इंजन आते हैं 6 सिलेंडर के वो हमेशा से स्ट्रेट 6 आए हैं। वो चाहे 90s से ले लो आप या आज तक के जो मॉडल आ रहे हैं उनको देख लो, सबके अंदर स्ट्रेट 6 सिलेंडर डीजल इंजन आता है, या पेट्रोल भी होगा तो भी स्ट्रेट 6 ही होता है। तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले ऑयल लीक के बारे में आ जाते हैं हम। सबसे जो कॉमन ऑयल लीक होगी इस गाड़ी की वो होगी इसकी वेल्व कवर की या टैपिट कवर की। वेल्व कवर इस गाड़ी के अंदर प्लास्टिक का होता है जो कि विद टाइम क्रैक हो सकता है, या उसकी जो सील है रबर की वो हार्ड हो सकती है, उसकी वजह से भी ऑयल निकलने लगता है। इसके टैपिट कवर के ऊपर इंजेक्टर की सील भी होती है, वो भी लीक हो सकती है और फिर वहां से जो ऑयल है वो इंजेक्टर में ऊपर तक आ सकता है। अगर आप इंजेक्टर रिमूव कर रहे हो और वो सारा ऑयली हुआ है, दैट मीन्स कि इसकी इंजेक्टर सील भी लीक कर रही थी। ऐसा कुछ होता है स्ट्रेट 6 सिलेंडर का वेल्व कवर। अगर आपको वेल्व कवर कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में जानना है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि क्या क्या करना है, कैसे इंजेक्टर को निकालना है, कैसे इसकी फ्यूल लाइंस को डिस्कनेक्ट करना है, कैसे फ्यूल रेल को रिमूव करना है, जो इसका वेल्व कवर है उसको कैसे रिमूव करना है और उसकी गैस्केट कैसे रिप्लेस करके वापस लगाना है। अच्छा, जब आप वेल्व कवर रिमूव करोगे इसके अंदर जो टाइमिंग चेन है उसको आप यहाँ पीछे से चेक कर सकते हो। अगर वो लूज है ऐसे, दैट मीन्स कि इसकी जो टाइमिंग चेन है वो स्ट्रेच हो चुकी है और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा अभी। अगर आपको ऐसी टाइमिंग चेन दिख गई है तो उसको प्लीज कभी भी इग्नोर मत करना, नहीं तो आपका जो इंजन है वो खराब हो सकता है बहुत ही कैटेस्ट्रोफिकली। मतलब मैं इसको बिल्कुल भी मजाक के वे में नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको टाइमिंग चेन स्ट्रेच्ड ऐसी दिख गई है तो इसको एक बार भी स्टार्ट मत करना। टाइमिंग चेन को देखने के लिए आपको वेल्व कवर को रिमूव करना ही पड़ेगा और टाइमिंग चेन को चेंज करने के लिए आपको इंजन को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप गाड़ी लेते हो कोई भी, अगर वो 2015 की क्यों ना हो और वो 60-70 हजार किलोमीटर भी चली हुई है, तो भी आप उसका वेल्व कवर रिमूव करवा कर इसकी टाइमिंग चेन को जरूर चेक करवाओ। अगर वो पहले रिप्लेस हुई है दैट मीन्स कि अभी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर एक बार भी नहीं हुई
है तो ये मैंने टाइमिंग चेन फेल होती देखी है 50,000 किलोमीटर पर भी। और उसके बाद फिर ऐसा हालत होता है इंजन का कि उसको आप रीबिल्ड करोगे या दूसरा इंजन लोगे, सेम ही बात पड़ जाती है। 3-4-5 लाख तक का खर्चा आ सकता है रीबिल्ड के अंदर भी, अगर आप ओरिजिनल पार्ट यूज करोगे। इतना ही आपको यूज्ड इंजन में भी लगाने पड़ सकते हैं। तो अगर आप 6-7-8 लाख तक की कोई 7 सीरीज ले रहे हो और उसके ऊपर 4 लाख का इंजन ही डालना पड़ा तो क्या फायदा फिर उस चीज का। टाइमिंग चेन की जो किट आती है जिसके अंदर टाइमिंग चेन, गाइड होती है, टेंशनर होता है, वो अच्छी किट आपको 40 से 50,000 की पड़ सकती है। इंजन बाहर निकालने के यूजुअली वर्कशॉप 15 से 20,000 चार्ज करते हैं लेबर। जब ऐसे इंजन बाहर होगा तो इसकी रियर मेन सील भी आपको दिख जाएगी, जो कि एक और ऑयल लीक का कारण है इस गाड़ी के अंदर। अगर ट्रांसमिशन और इंजन के बीच में से ऑयल सीप करता दिख रहा है आपको तो इसकी रियर मेन सील खराब है। इस रियर मेन सील को रिमूव करने के लिए आप सिर्फ ट्रांसमिशन को नीचे कर सकते हो, पूरा इंजन निकालने की बाहर जरूरत नहीं होती। इस रियर मेन सील को रिप्लेस करने के लिए ट्रांसमिशन को आपको रिमूव करना पड़ता है, बट इंजन को बाहर निकालने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कुछ दिखती है इसकी रियर मेन सील। इसके अलावा जो ऑयल लीक हो सकती है वो हो सकती है ऑयल कूलर में से। इस गाड़ी के अंदर जो डिपस्टिक होती है जहाँ से हम ऑयल चेक करते हैं, वहां पर भी एक नीचे ओरिंग होती है जो कि लीक कर सकती है। हमारे नीचे चेम्बर के ऊपर एक ऑयल लेवल सेंसर लगा होता है, इसके ऊपर एक ओरिंग होती है, ये भी लीक कर सकती है। ज्यादातर यही रीजन हो सकते हैं ऑयल लीक के, ज्यादा कोई मेजर काम नहीं होता ऑयल लीक का। बेसिकली अगर लेफ्ट साइड से ऑयल लीक हो रहा है तो वेल्व कवर का, राइट साइड से लीक हो रहा है तो ऑयल कूलर का है। इसके बाद आ जाते हैं हम इसके इंजन बिल्डअप पर या कार्बन बिल्डअप। ये डीजल इंजन के अंदर कार्बन बिल्डअप की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इससे हमारे जो EGR, मैनिफोल्ड, DPF तीनों ब्लॉक हो जाते हैं और उसके अंदर सोट पार्टिकल्स या कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे EGR वेल्व के बारे में। EGR वेल्व जो है वो सबसे ज्यादा क्लॉग होती है और सबसे ज्यादा खराब होती है इस इंजन पर। इसकी वजह से अगर ये EGR खराब होता है तो EGR 2 पोजीशन पर खुलता है, आइदर इन ओपन पोजीशन और आइदर इन क्लोज्ड पोजीशन। इंजन की जो गैसेज है वो इनटेक के थ्रू मूव होनी होती है तो EGR वेल्व खुल जाती है, और जब गैसेज को पास नहीं करने देना होता तो ये बंद हो जाती है। बट क्या होता है अगर ये बंद होकर स्टक हो गई तो जब आप गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करोगे, इंजन स्टार्ट होने के बाद ऐसे मिस फायर करने लगेगा और कांपने के बाद बहुत देर के बाद हो सकता है अपने आप बंद हो जाए। ऐसे देखने से ऐसा लग सकता है कि इंजन में बहुत बड़ी चीज हो गई कोई, बट ये सिर्फ स्टक EGR वेल्व की वजह से दिक्कत हो रही है। ये EGR वेल्व आपको अराउंड 25,000 की मिलती है ओरिजिनल। EGR वेल्व के साथ EGR कूलर लगा होता है, इसको सिर्फ साफ करके काम चल जाता है। EGR से कनेक्टेड होता है हमारा मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड के अंदर होते हैं स्वेल फ्लैप्स, और वो स्वेल फ्लैप्स जब गम्ड अप हो जाते हैं ऐसे तो वो मूव नहीं कर पाते। ये स्वेल फ्लैप्स बेसिकली एक वेल्व की तरह काम करते हैं जो कि बंद हो जाते हैं और खुलते हैं हमारे इंजन के अंदर एयर पहुंचाने के लिए। तब भी हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होके बंद हो जाएगा। स्वेल फ्लैप्स को कंट्रोल करते हैं स्वेल फ्लैप एक्चुएटर मोटर। ये मोटर भी खराब हो सकती है जब ये स्वेल फ्लैप बहुत ज्यादा गम्ड अप हो। ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो यूजुअली बर्न हो जाती है और ये अराउंड 24 या 22,000 की आपको मिलती है मोटर। तो इसलिए आपको इनटेक को भी बाहर निकाल कर इस इनटेक को अच्छे से साफ करना पड़ेगा, डीजल से, फिर पेट्रोल से, इसको साफ करके, पानी से साफ करके, एयर आउट करके फिर इसको वापस लगाना पड़ता है। ऐसा ही आपको DPF के साथ भी करना पड़ता है क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी रीजनरेशन प्रोसेस नहीं होती या फिर कोई ऐसा, क्योंकि ये BS4 वाली गाड़ियां है तो इसके अंदर कोई भी एड ब्लू टाइप की चीज नहीं होती जो कि DPF के अंदर सोट पार्टिकल्स को बर्न कर दे। ज्यादातर ये गाड़ियां हाईवे पर नहीं चलती और सिटी के अंदर यूज होती है शॉर्टर ड्राइव के लिए, तो सोट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और कभी बर्न नहीं होते। आपने कई बार देखा हो जो हाई माइलेज वाली गाड़ियां हैं वो अच्छे से काम कर रही होंगी और जो कम चली हुई गाड़ियां उनके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होगी, तो DPF को भी बाहर निकाल के साफ करना पड़ता है। तो एक डी कार्बन का सबसे मेन काम यही है, हर 50,000 किलोमीटर पर EGR और मैनिफोल्ड को खोलकर साफ करो। EGR खोलने के बाद आपको नीचे DPF दिख जाता है और अगर DPF को क्लीन करने की जरूरत हो तो इस टाइम पर DPF को भी आप साफ कर सकते हो। इस डीजल इंजन के अंदर एक प्री हीट कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो कि हमारे ग्लो प्लग्स को कंट्रोल करता है। वो बहुत जल्दी खराब होता है इस गाड़ी में विद एज, क्योंकि उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो अच्छे से काम नहीं करता। तो सर्दियों के अंदर आपकी गाड़ी को लॉन्गर सेल्फ लेना पड़ता होगा गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, बट स्टार्ट होने के बाद वो गाड़ी नॉर्मल हो जाती होगी। इसके साथ साथ गाड़ी जब 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चल रही होगी, ग्लो प्लग है वो कोई ना कोई जरूर खराब होगा। और इस ग्लो प्लग के अंदर दिक्कत क्या है कि एल्यूमिनियम का हेड है, अगर आप इसको सीधा खोलने जाते हो ग्लो प्लग को तो कई बार क्या होता है कि वो टूट जाता है आधा। उसके लिए आपको सीधा सीधा ब्लॉक को रिमूव करना पड़ता है या हेड को रिमूव करना पड़ता है, सॉरी। तो ग्लो प्लग को भी बहुत इजीली खोलना पड़ता है, बट ग्लो प्लग भी आपके फेल हो जाएंगे तो गाड़ी अच्छे से स्टार्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज जो स्टार्ट करने में दिक्कत कर सकती है वो हो सकती है एक फ्यूल पंप की कंट्रोल मॉड्यूल होता है जो कि आपके डिग्गी में लगा होता है बैटरी के जस्ट राइट हैंड साइड पर, ऐसा कुछ दिखता है वो। इसके ऊपर दूर से देखने से ऐसा नहीं लगेगा ये फ्यूल रिलेटेड है क्योंकि डिग्गी में है ये, बट क्या है डिग्गी के अंदर मॉइस्चर आ जाने
होने की वजह से और नीचे जो बैटरी के पास एरिया है वहां पर अगर ऊपर कोई लिक्विड रखा हो गिर गया तो ये डैमेज अगर हो गया तो आपकी गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी और आपको इसका एरर भी नहीं आएगा। मतलब अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और कोई नहीं बता पा रहा हो क्या गया और आपको एरर आ रहा है फ्यूल लेवल टू लो ऑन स्टार्टअप, तो काफी लोगों को लगता है कि ये फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है या फिर कोई इंजेक्टर की प्रॉब्लम है या फिर फ्यूल रेल की प्रॉब्लम है। बट दिक्कत क्या है, जो फ्यूल का जो मॉड्यूल है वो अंदर से खराब हो चुका होता है ऐसे, और उसके बाद ये काम नहीं करता। ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके प्लग को निकाल के वापस लगाओ। कई बार क्या होता है ऐसे काम करने लगता है। फिर इसको रिमूव करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हो आप। अंदर अगर वाटर डैमेज है तो इसको रिप्लेस कर दो। इस गाड़ी के अंदर आपको 6.5 लीटर इंजन ऑयल डालना पड़ता है। 5W40 डाल सकते हो आप। अगर आप थोड़े कोल्डर एनवायरनमेंट में रहते हो तो 0W40 डाल सकते हो। मैंने यूजुअली हमेशा 0W40 डाला है एक गाड़ी के अंदर पिछले 5-6 साल से। सो मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, बट यूजुअली रेकमेंड किया जाता है 5W30 डालने के लिए। एक बेसिक सर्विस पर आप इसका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और ऑयल तो चेंज करना ही हमेशा। कैबिन फिल्टर को भी इसी के अंदर कंसिडरेशन में लेना, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो ये सारे फिल्टर एक बार में ही चेंज कर लेना। फ्यूल फिल्टर को भी आप हर 30,000 किलोमीटर पर चेंज करोगे तो जो इंजेक्टर है उसकी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये जो इंजेक्टर है स्टॉक इंजेक्टर, ये आराम से 2 लाख किलोमीटर तक चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप फिल्टर टाइम पे चेंज कराते रहोगे और अच्छा डीजल यूज करोगे। उसके बाद इस गाड़ी की बैटरी पर आ जाए तो इस गाड़ी के अंदर थोड़ी नॉर्मल बैटरी नहीं लगती, 100 दिन वाली बैटरी लगती है जो यूजुअली हर जर्मन कार के अंदर लगती है। मैंने हमेशा से एमरॉन की 100 दिन सीरीज की बैटरी यूज की है जो कि अराउंड 16-17,000 की आएगी और 3 साल की इसके अंदर वारंटी मिलती है। तो बैटरी हमेशा यही वाली लगाना। कंपनी वाली जो बैटरी हो 35,000 तक की आ सकती है वर्टा की, तो वो मैंने कभी नहीं लगाई है हमारी गाड़ियों में। इसके रेडिएटर और रेडिएटर फैन के अंदर कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती अनलेस अनटिल इसको कोई हिट ना करे चीज, तो फैन और वो ज्यादा जल्दी खराब नहीं होते। कूलेंट फ्लश आई रेकमेंड आप हर 3 साल के अंदर करो या हर 50,000 किलोमीटर के अंदर कूलेंट फ्लश करो। और इसके अंदर जो कूलेंट की मात्रा है वो कम रखना रेशियो वाइज, नहीं तो जो कूलेंट लीक है वो हो सकती है, कूलेंट की एल्बो लीक हो सकती है। ऐसे पुराने कूलेंट पाइप ज्यादा कूलेंट की वजह से जल्दी खराब होते हैं। एक साइड के ऊपर यूज्ड एल्बो है, ये कोई नई एल्बो नहीं है, और एक साइड के ऊपर एल्बो है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कूलेंट यूज किया हुआ है। 2 लीटर कूलेंट और सारा जो आरओ का पानी होता है, या फिर ज्यादा करो तो आप बैटरी वाला पानी इसके अंदर डाल सकते हो। बट मेरे को पर्सनली 2 कूलेंट की बोतल और सारे पानी के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आया आरओ वाले में, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस जनरेशन की जो BMW की कूलेंट कैप है वो खराब हो सकती है। कूलेंट के नीचे 2 रबर के ओरिंग होते हैं और उसका जो प्लास्टिक है वो मेल्ट होकर इसके कूलेंट टैंक के अंदर गिर सकता है और फिर वहां से जो कूलेंट है वो लीक हो सकता है धीरे धीरे। हो सकता है आपको एक मिस्टीरियस कूलेंट लीक हो रही हो, हमेशा थोड़ा बहुत कम हो जाता है बट वो कहीं पर गिरा हुआ नहीं दिखता। तो ऐसे केस के अंदर आपको कूलेंट की जो कैप है उसको घुमा कर चेक करना है। अगर वो कूलेंट की कैप ऐसी है तो उसको चेंज करने का टाइम आ गया है, और ये कूलेंट की कैप भी 3-4 हजार रुपए की मिल सकती है आपको। कूलेंट की कैप के ऊपर एक साइन होता है 160-140, जो कैप पर लिखा है वो सेम कैप लेना। 7 सीरीज के अंदर इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है जो कि आप बटन से खोल सकते हो और बटन से ही बंद होती है। ये भी खराब हो सकते हैं, इसके शॉकर खराब हो सकते हैं, इसकी भी एक एडिशनल कॉस्ट आती है। इस गाड़ी के अंदर सिर्फ सिंगल सनरूफ आता है, आगे मून रूफ नहीं आती इस मॉडल में। ये गाड़ी सारी एल्यूमिनियम की है तो आपको कहीं से रस्ट की दिक्कत तो आएगी नहीं। फ्रेम के ऊपर भी और डोर्स के ऊपर भी और बोनट के ऊपर कहीं ऐसा कोई रस्ट नहीं दिखेगा आपको कहीं पर भी। उसके बाद आ जाते हैं इसकी हेडलाइट पर। तो प्री फेसलिफ्ट वाली गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है वो कुछ ऐसी होती है, और जो फेसलिफ्ट वाली या LCI वाली गाड़ियां हैं उसकी जो हेडलाइट होती है वो कुछ ऐसी होती है। LCI वाली हेडलाइट 2013 ऑनवर्ड्स आने लग गई थी और 2008 से 2012 तक ऐसी लाइटें आती थी। प्री LCI वाली लाइटों को जीनोन हेडलैम्प्स बोलते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल प्रोजेक्टर काम करता था और उसके अंदर ऐसा D1S का HID बल्ब लगता था और ब्लास्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है हमारी हेडलाइट पर। पुराने होने की वजह से ये हेडलाइट येलो हो सकती है ऐसे, बट ये येलो ना हो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हालांकि एक दूसरी गाड़ी का है बट वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप है एक फेडेड येलो हेडलाइट को रिस्टोर करने का टू अ ब्रांड न्यू कंडीशन, जिसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। इसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा। येलो हुई हेडलाइट्स को आप रिवर्स कर सकते हो बहुत इजीली, और वो दोबारा फेड आउट ना हो इसके लिए भी मैंने इस वीडियो के अंदर ऑप्शन बताया है। येलो हेडलाइट्स को तो चलो हमने फिक्स कर लिया है। इसके अंदर जो रिंग भी चलते हैं, जो DRL चल रहे हैं, उसके लिए भी एक बल्ब दिया हुआ है। तो अगर वो बल्ब खराब होता है तो उसको नॉर्मल बल्ब के साथ आप चेंज कर सकते हो, या HID के साथ लोग चेंज कर लेते हैं, या LED के साथ। पर जहाँ पे हम LCI वाली गाड़ी के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर दोनों प्रोजेक्टर काम करते हैं और LED वाली DRL है, तो जैसे अगर इसके अंदर कोई आपका प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है तो उसके लिए कोई बल्ब नहीं है, वो एक
इंटीग्रेटेड चिप है जिसके ऊपर एलईडी बोर्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ना ही आप कोई एलईडी का बोर्ड चेंज कर सकते हो। इसके ब्लास्टर जरूर आते हैं, उसको चेंज कर सकते हो कलर चेंज करने के लिए, बट आई वोंट रिकमेंड इट। तो इसके ब्लास्टर हैं और डीआरएल मॉड्यूल है, वो भी आपको 30-30 हजार के, 40-40 हजार के मिल सकते हैं। डीआरएल का जो मॉड्यूल है वो भी 30-30 हजार का मिल सकता है अगर आप नया लो। कई बार क्या है कि इसकी जो पुरानी हेडलाइट है वो 25-30 हजार की भी मिल जाती है, पूरी कंप्लीट लाइट। तो सेकंड हैंड में इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं क्योंकि ये गाड़ी अभी इतनी बिकी हुई है, बट ढूंढने वाला चाहिए। 30,000 रुपए के अंदर अगर आप हो सकता है स्कॉर्पियो की लेने जाओ तो भी ना मिले, इस गाड़ी की आपको 30,000 में एक सिंगल हेडलाइट कंप्लीट भी मिल सकती है। स्क्रैप यार्ड्स पता होने चाहिए या फिर कोई मार्केट ऐसी पता होनी चाहिए कि वहां पर स्क्रैप हो रही हो ये गाड़ियां। तो अगर आप कोई ऐसी गाड़ी ले रहे हो तो इतना कोई गेम चेंजर नहीं है। अगर आपको कोई अच्छी डील मिल रही हो, हेडलाइट खराब है, तो भी उसको सोर्स करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 20-30 हजार, 40 हजार तक आप कम करवा सकते हो एक हेडलाइट के। इस गाड़ी के अंदर भी फॉग लैंप डिफरेंट है। प्री एलसीआई वाले के अंदर सिर्फ बल्ब होता है, एलसीआई वाले के अंदर आपको एलईडी की चिप मिलती है। इसके अंदर भी दोनों में डिफरेंस होएगा। जहां पर आप 10-12 हजार के दोनों फॉग लैंप ले सकते हो पुराने वाले, वहीं पर आपको 25 हजार तक देने पड़ सकते हैं ओरिजिनल फॉग लैंप्स के लिए, या उससे ज्यादा भी। इस गाड़ी के अंदर आप अगर टायर साइज अपग्रेड करना चाह रहे हो अपने 18 इंचेस से, तो आप इसके अंदर 245, 45, 19 लगा सकते हो। ये BMW का जेन्युइन साइज है। एक साइज अप होने की वजह से इस गाड़ी के अंदर ज्यादा ड्राइविंग में भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। 25 से 30 हजार ही इसके जो टायर है वो अच्छे से चलेंगे, उसके बाद इनको चेंज करवाना पड़ेगा। चलाने को और भी चला सकते हो, बट वो ज्यादा सेफ नहीं होते इतनी भारी गाड़ी के लिए, क्योंकि टायर पंचर हो सकते हैं और हाई स्पीड में फट भी सकते हैं। उसके बाद फाइनली इंटीरियर पर आ जाते हैं। प्री फेसलिफ्ट वाले और फेसलिफ्ट वाले मॉडल के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो इसकी स्क्रीन का है। फेसलिफ्ट वाले मॉडल के अंदर रियर एंटरटेनमेंट की जो स्क्रीन है वो भी अपडेट हो रही है, सेंटर स्क्रीन भी अपडेटेड है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अपडेटेड है, स्टीयरिंग व्हील भी अपडेटेड है, आई ड्राइव भी अपडेटेड है। उसके अलावा लगभग इंटीरियर सारा सेम ही है दोनों ही वेरिएशन के अंदर। प्री फेसलिफ्ट का जो इंटीरियर है वो कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर की आपको पीछे भी सीट्स मिलती है रिक्लाइनिंग, इस टाइप का जो आपको स्क्रीन मिलती है, और सेंटर के अंदर आपको पुराना आई ड्राइव मिलता है। और आगे देखे तो सेंटर के अंदर पुराना आई ड्राइव मिलता है। स्क्रीन हाउएवर इसके अंदर बड़ी आती है आपके पास, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी एनालॉग मिलता है, ऐसा पुराने स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील होता है इस पे। एलसीआई वाले जो वर्जन है उसके अंदर अपडेटेड स्क्रीन आ गई थी, पीछे अपडेटेड आई ड्राइव आ गया था, पीछे की रिक्लाइनिंग सीट्स वैसी ही थी, आगे जो सेंटर का जो स्क्रीन है वो भी अपडेटेड हो गई थी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो डिजिटल आ गया था, और अपग्रेडेड स्टीयरिंग व्हील भी आ गया था इसमें। नई वाली गाड़ी चलाने के अंदर ऑब्वियसली थोड़ा प्रीमियम फील देती है, बट अगर आपको ज्यादा गैजेट से कोई मतलब नहीं है तो आप 2012 तक की गाड़ी देख सकते हो। 2012 के अंदर जो ZF8 स्पीड है वो भी आ गया था, और जो इंटीरियर है वो भी सिमिलर सा ही है। जो LCI वाले मॉडल हैं जिसके अंदर आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है और लाइटें दूसरी मिलती है, वो थोड़ी महंगी मिलेगी इस गाड़ी से, और जो प्री LCI वाली है अगर 2012 भी लेते हो तो वो इससे सस्ती मिलती है, जिसके अंदर अपडेटेड आपको ZF का ट्रांसमिशन मिलेगा, अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, और उस गाड़ी को ड्राइव करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। इंटीरियर के अंदर आपके AC के वेंट टूट सकते हैं आगे पीछे के, जो डोर हैंडल है उसके ऊपर स्टिकीनेस हो सकती है, जो कि BMW की हर गाड़ी में होता है। उसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, बोल्ट ऑन पार्ट होते हैं, मतलब इनको रिमूव करके ऐसे ही दूसरे पार्ट इसके अंदर लगा सकते हैं। तो 10 से 12 हजार का पेयर आ जाएगा, जिसके अंदर सारे दरवाजे कवर हो जाएंगे। AC वेंट भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के, तो इतनी ज्यादा कोई दुखी होने की बात नहीं है। AC सिस्टम 7 सीरीज के ज्यादातर जल्दी खराब नहीं हो रहे हैं। गाड़ी अगर बिल्कुल निगलेक्टेड है तो AC सिस्टम को चेंज करना पड़ रहा है, बट इसके जो AC सिस्टम है वो ठीक है, ज्यादा जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही रफ यूज वाली गाड़ी है तो आप चेक कर सकते हो इजीली। अगर आपको AC सिस्टम किसी भी गाड़ी का चेक करना है, कोई भी गाड़ी हो, वो BMW, Audi, मर्सिडीज, बोनट खोलने के बाद AC की प्रेशर लाइन होती है ऐसे, उसके ऊपर एक कैप लगी होगी, उस कैप को रिमूव करो। रिमूव करने के बाद आप एक स्क्रू ड्राइवर लो और उसके ऊपर एक नीडल होगी, उसको प्रेस करो, अपना फेस आगे मत लेके आना। तो ऐसे करने पर अगर उसके अंदर से ब्लैक कलर का रेजिड्यू निकल रहा है और ऐसे आपके सारे हाथ पर हो गया है, या फिर कोई कपड़ा आपने आगे रखा है उस पर हो गया है, दैट मीन्स इसके AC के अंदर ब्लैकनेस आ गई है और इसका कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल तीनों को चेंज करना पड़ेगा। अगर ब्लैक आ रहा है तो ऐसा करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कि इसका AC सिस्टम बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर के अंदर और क्या खराब हो सकता है, इसका आई ड्राइव खराब हो सकता है, क्योंकि इसके आगे कप होल्डर है तो पानी गिरने की वजह से आई ड्राइव खराब होता है, अदरवाइज जल्दी नहीं होता। सेंटर का जो मिरर होता है उसके अंदर एक लिक्विड होता है, वो खराब हो जाता है, फिर ये सारा जो रियर व्यू मिरर है वो ब्लैक हो जाता है और इसके अंदर से आप अच्छे से देख नहीं पाते हो, इसको भी चेंज करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बहुत ही रफ कंडीशन वाली गाड़ी है तो सीट कवर हो सकता है खराब हो और चेंज करने पड़े, बट अगर ठीक कंडीशन की गाड़ी है तो जिसका लेदर है वो ठीक है, अभी तक ज्यादा खराब नहीं होता है, डिग्रेड नहीं हो रहा है, तो लेदर अगर बहुत ज्यादा घिसा हुआ नहीं है तो उसको अच्छे से रिस्टोर कर सकते हैं। हेडलाइनर इस गाड़ी का रिमूव करना पड़ सकता है अगर वो पीछे से सैग हो रहा है तो, अगर कपड़ा थोड़ा सा भी लटक रहा है दैट मीन्स कि आगे जाके उसको रिप्लेस करना पड़ेगा।
उसको आप एडिशनल कॉस्ट में लो 15 से 20 हजार रुपए। इसके अलावा इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का मॉड्यूल होता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है वो खराब हो जाता है, जिससे कि सिर्फ ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा आपके फोन में, गाने आपके चलते रहेंगे बट ब्लूटूथ सिर्फ नहीं चलेगा। तो उसके लिए इस मॉड्यूल को चेंज करना पड़ता है जो डिग्गी में होता है। ऐसी कुछ की मिलती है आपको BMW 7 सीरीज के साथ। LCI वाले मॉडल के अंदर ऐसा कुछ होता है और LCI वाले मॉडल के अंदर ऊपर से एक सिल्वर कलर का ऐसा ट्रिम होता है। दोनों ही की के अंदर आप लॉक अनलॉक डिग्गी को ओपन कर सकते हो और हेडलाइट को चला सकते हो। सनरूफ के अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है, बट महीने में एक बार इसको खोल के साफ कर लिया करो। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। ये वीडियो बनाते टाइम मैंने एक चीज सोचा कि मैंने लगभग हर एक चीज के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, जो चीज हो सकती है। तो अगर आप कोई BMW ओन करते हो तो मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देखो, आई एम श्योर कहीं ना कहीं पर आपको जरूर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो लास्ट में अगर कंक्लूजन पर आऊं तो मैं इस 7 सीरीज के अंदर कौन सी गाड़ी रेकमेंड करूंगा। देखो, अगर आपका बजट कम है, जो सपोज करो 7-8 लाख तक का बजट है आपका, तो उसके अंदर आप 2010 से 2012 तक की गाड़ियां देख सकते हो। बट आई वुड रेकमेंड थोड़े से और पैसे लगा के, या इतने के अंदर भी आपको मिल सकती है 2012 की जो लेट वाली गाड़ियां हैं वो लो आप, जिसके अंदर अपडेटेड वर्जन आ गए थे आपके ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग रैक के। अगर आपका बजट 10 से 15 लाख रुपए तक का है, 20 लाख तक का ऐसा बजट है, 10 से 20 लाख का, तो आई वुड रेकमेंड जो 2015-16 के अंदर गाड़ी आई है लास्ट 7 सीरीज, वो लो आप, जिसके अंदर आपको अपडेटेड हेडलाइट्स, बम्पर और पीछे के बम्पर मिलते हैं। बेसिकली LCI वाले जो गाड़ियां उसके अंदर जो एक्सटीरियर फीचर्स थे वो फ्रंट की हेडलाइट, रियर की हेडलाइट, फ्रंट के बम्पर, रियर के बम्पर, ये चेंजेस थे। तो 2016 की जो लास्ट टू लास्ट मॉडल मिल सके आपको, वो 7 सीरीज खरीदो। डिजिटल मीटर वाली है, नए वाला इंजन है इसके अंदर, नए वाला ट्रांसमिशन है, नए वाला स्टीयरिंग है। अगर आपका 10 लाख से ऊपर तक का ही बजट है तो आई वुड रेकमेंड सिर्फ अपडेटेड LCI वाले मॉडल्स को ही देखो। इन टाइप के मॉडल्स को, एक अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी को बहुत ही ध्यान से देखकर लेना। जब आप गाड़ी को देखने जाओ, हर एक चीज को चेक करो, बटन्स को चेक करो, सारे पावर विंडोज को चेक करो, गाड़ी को थोड़ा लंबा चला कर देखो। लंबा चलाने पर कोई गाड़ी के अंदर ऐसे आपको एरर तो नहीं दिख रहा है। ऐसे एरर नहीं आ रहे हैं तो स्कैनर लगा के देखो। लंबी चलाने के बाद अगर एरर डिलीट भी किए होंगे तो स्कैनर के अंदर आ जाएंगे। स्कैन करने के बाद जो भी एरर है उसको चेक करो। आप सिंपल गूगल कर सकते हो उनको और उस हिसाब से आप नेगोशिएट कर सकते हो। जब आप गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हो तो थोड़े बहुत गड्ढों के अंदर से भी चला के देखना। स्पीड में मत चला के देखना, कोई आवाज नहीं आएगी। धीरे धीरे गड्ढों के अंदर से निकालोगे तो आपको आवाजें आने लग जाएंगी सस्पेंशन में। तो वो आप एक लेवरेज ले सकते हो। जब आप गाड़ी खरीदने जाओ तो आप बता सकते हो कि ये चीजें हैं, ये आवाज आ रही है। तो अगर वो ओनर या फिर जो डीलर है वो बोल रहा है कि नहीं थोड़ी बहुत तो आवाज आती है, पुरानी गाड़ी है, ये है वो है, तो आप उनको बता सकते हो कि जी देखो, मेरे को अगर गाड़ी रखनी है तो मैं इसका कंप्लीट सस्पेंशन कराऊंगा, ट्रांसमिशन सर्विस कराऊंगा, तो मेरे को इतना इतना खर्चा आ सकता है। उस हिसाब से आप इस गाड़ी की डील ले सकते हो। मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ, अगर आप किसी नॉन से ले सकते हो या फिर डायरेक्ट किसी कस्टमर से गाड़ी लो, वो सबसे बेस्ट रहता है। या फिर ऐसे डीलर से लो जो आपको इतना बता पाए इस गाड़ी की हिस्ट्री क्या क्या है, इस गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ है, कब कब हुआ है। मेरे को कोई डीलर से हेट नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जिस भी आदमी से गाड़ी लो वो आपको गाड़ी की हिस्ट्री के बारे में बता पाए कि इसके अंदर ये काम हो चुका है, ये होना है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी गाड़ी का फ्यूचर सेट कर पाओ या फिर उसका फ्यूचर काम को ध्यान में रख सको। तो इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो ऑब्वियसली जीरो डेप नहीं होगा। 10 साल से जो पुरानी गाड़ियां हैं उस गाड़ी का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नहीं हो रहा है। यूजुअली 8 साल से पुरानी गाड़ियों का ये आजकल शायद बंद कर दिया है। पहले 10 साल से पुरानी गाड़ियों का भी हो रहा था लॉकडाउन तक। मेरे पास जो 3000 नंबर 5 सीरीज है उसका लॉकडाउन तक 2021 तक इनफैक्ट बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस था। तो वैल्यू के ऊपर आपका इंश्योरेंस वैल्यू लगती है, प्रीमियम लगता है। सपोज करो आपकी 20-25 लाख की अगर IDV वैल्यू है इंश्योरेंस की, तो उसी हिसाब से आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा। बम्पर टू बम्पर होता है तो जिसके अंदर कोई भी आपको पैसा नहीं देना। अगर बाय चांस गाड़ी लगती है तो 5% आपको लोहे का देना पड़ सकता है और लिक्विड देने पड़ सकते हैं, जैसे ट्रांसमिशन ऑयल, इंजन ऑयल। उसके अलावा सारी चीज इंश्योरेंस कंपनी देती है। अच्छी वैल्यू लगी हुई है तो आप मान के चलो साल का 40-50 हजार का आप इंश्योरेंस मान लो इस गाड़ी का। और कम वैल्यू है तो उस हिसाब से इसकी जो प्रीमियम है वो कम हो जाएगा। ज्यादा IDV वैल्यू है तो जो इसका प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। मैंने जब गाड़ी स्टार्टिंग में 2016 में ली थी तो इसका 1,15,000 या 20,000 का इंश्योरेंस होता था। धीरे धीरे कम होते होते 50,000 55,000 तक का आ गया था, फिर 30,000 तक का आ गया था। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको BMW 7 सीरीज के बारे में सब कुछ बता दिया है। 730 LD के बारे में, जो 7 सीरीज का डीजल वर्जन है 2008 से लेके 2015 तक। हालांकि ये गाड़ियां जो रजिस्टर हुई हैं वो 2016-17 तक हुई हैं, बट कंसिडर हम 2015 तक ही कर रहे हैं क्योंकि इसका जो ऑफिशियल रन था 2015 तक ही था। बट कुछ गाड़ी आपको रजिस्टर 2017 तक भी देखने को मिल सकती है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग उनकी 2015 की होगी, रजिस्टर्ड 17 तक हुई है। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। शेयर करो इस वीडियो को जो आपका दोस्त BMW 7 सीरीज लेने की बोल रहा है, ताकि वो भाई भी जान सके कि इसके अंदर क्या क्या
दिक्कत आ सकती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।